प्रिय छात्रों, आज फिर आपका 10वीं कक्षा की एसएस के भूगोल के चैप्टर नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहला चैप्टर 2-3 वीडियो में कर लिया है और आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है हॉर्स एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्स ज्योग्राफी से। तो जो हमारा 10वीं क्लास के पहला हिस्ट्री का हमने कर चुके हैं, ज्योग्राफी के कर रहे हैं। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, उसका दूसरा चैप्टर में हम वन और वन्य जीवन संसाधन, वन्य तथा वन्य जीव संसाधन नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और शुरू में इसका पाठ का सार करवा रहे हैं। जो आप चैप्टर पढ़ेंगे, इस पाठ में जो खास खास बातें आई हुई हैं उनको बिल्कुल संक्षेप में करके लिखा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको इस पाठ की थीम समझनी है, इस पाठ को पढ़ना है, मनन करना है, फिर इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको वीडियो देख करके इसके प्रश्नों का उत्तर जानने के प्रयास करना है। तो चलते हम 10th क्लास के वन्य व वन्य जीव जंतु संसाधन पाठ के सार पर। तो पहले सार में जो सबसे पहली बात है वो है पृथ्वी पर जैव विविधता। पृथ्वी पूरी दुनिया जो विशाल पृथ्वी है, इस पर अनेक प्रकार के पर्यावरण हैं, अनेक प्रकार के स्थल हैं, अनेक विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं, तापमान की, जलवायु और भौगोलिक विभिन्नताएं पाए जाने के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इससे हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। दूसरा है इसमें आपका भारत में जैव विविधता। भारत भी एक विशाल देश है, एशिया महाद्वीप का भारत एक विशाल देश है और इस देश में अनेक भौगोलिक और जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण हर जगह पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, जिसे हम भारत की जैव विविधता के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि लगभग भारत में 81,000 वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। 81,000 वन्य जीव जंतु, 47,000 वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारतीय जंगलों में 47,000 प्रकार की वनस्पतियां और 41,000 प्रकार के वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं और इनमें से अकेले 15,000 जीव जंतुओं की जातियां भारतीय हैं। इसके अलावा आगे भारत में वन्य जीव जीवन पर खतरा। क्यों खतरा का है? क्योंकि भारत में वनों के कटने के कारण जीव जंतुओं का आश्रय स्थल खत्म हो गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या ने जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को साफ किया। जंगलों को साफ करने का वन्य जीव जंतुओं का श्रेय स्थल खत्म हो गए हैं, जिसके कारण भारत में वन्य जीवों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। माना जाता है कि आज के समय में स्तनधारी जीव हैं, उनकी 79 जातियां खत्म होने के कगार पर हैं या हो चुकी हैं। पक्षियों की 44 जातियां खत्म होने के कगार पर हैं या खत्म हो चुकी हैं। सरीसृपों जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं, उनकी 15 जातियां खत्म हो चुकी हैं, खत्म होने के कगार पर हैं। और जो पौधे हैं 15,000 जातियां खत्म हो चुकी हैं और 3 प्रकार के जल स्थल प्राणी जो जल में भी और स्थल में भी रह सकते हैं, वे आज धरती से लापता हैं। तो आप देखो प्यारे विद्यार्थियों, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। जहां विकास की दौड़ में दौड़े जा रहे हैं और तेज गति से जंगलों का विनाश कर रहे हैं, तो उससे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जंतुओं से हाथ धोते जा रहे हैं। अब हम इन जो नष्ट हो रहे हैं उनको हमने कुछ श्रेणियों में बांटा है जीव जंतुओं को। चलो एक है सामान्य जातियां। सामान्य जातियां कौन सी होती है, इसका ज्ञान होना चाहिए। सामान्य जाति वो है जो हमारे पर्यावरण, वातावरण, जलवायु, भौगोलिक जलवायु के अनुसार रह पा रही हैं, जीवित रह रही हैं और रहने योग्य हैं, उनको हम सामान्य जातियां कहते हैं। दूसरा संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं, जो इस समय में यदि नहीं ध्यान दिया गया तो उन पर संकट छाया हुआ है और लुप्त होने के कगार पर हैं। और जो इनमें है काला हिरण और मगरमच्छ और जंगली गधा।
ये जीव जंतु बड़े संकट में हैं। यदि इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले कुछ दिनों में ये जातियां धरती से लुप्त हो जाएंगी। याद रखना बच्चों, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है संकटग्रस्त जातियां कौन कौन सी हैं, तो उनमें से आपने बताना संकटग्रस्त जातियों में काला हिरण, मगरमच्छ और जंगली घोड़ा, 3 नाम आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसके बाद आपका अगला सुभेद, जो कम पाए जाते, सुभेद होता है आसानी से मिल जाए, कम मिले, भेद जो कम है, संख्या में बहुत कम है। ये कौन कौन से हैं? नीली भेड़, एशियाई घोड़ा और गंगा की डॉल्फिन। गंगा नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती थी, आज गंगा नदी में डॉल्फिन नहीं मिल रही है। के कारण एशिया में सफेद रंग की घोड़े आती थे, वो भी आज नहीं है। और नीले रंग की भेड़ पाई जाती थी, वे भी आज नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद अगला जो आपका है दुर्लभ जनजातियां, दुर्लभ जातियां, जीव जंतु की दुर्लभ जातियां कौन सी हैं? जो सुभेद है, कम है, और यदि ध्यान नहीं दिया गया तो वो भी खत्म है। जैसे हिमालय का भूरा भालू, हिमालय पर भूरा भालू है, वो आज आपको नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल से दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब बहुत ही मुश्किल है ये। और यदि हम देखें तो ये जातियां ना के बराबर ही मिलती हैं। अगला स्थानिक, ये स्थानिक भौगोलिक और वायुमंडल या कहीं हम अपना पर्यावरण के विपरीत स्थितियों में भी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियों को हम स्थानिक, विभिन्न किसी एक क्षेत्र में विभिन्न परिस्थितियां होते हुए भी किसी विशेष क्षेत्र में कोई जाति पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं स्थानिक। इसमें निकोबारी कबूतर और जंगली सुअर, ये 2 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी पाए जाते थे, लेकिन आज ये भी खत्म हो रहे हैं। इनको उनको बोलते हैं जो वहां की भौगोलिक परिस्थिति और एनवायरमेंट की परिस्थिति नहीं होती, फिर भी उस स्थान पर रहते हैं। अगला लुप्त, लुप्त का मतलब समाप्त, जो खत्म हो चुकी हैं। एशियाई चीता आज धरती पर नहीं है, जो एशिया में चीता होता था वो आज खत्म है। गुलाबी सिर वाली बतख, एक बतख होती थी जिसके सिर पर गुलाबी सिर होता था उसका, वो भी आज हमारे धरती पर नहीं है। ये भी आज समाप्त हो चुकी हैं, लुप्त की श्रेणी में आ चुकी हैं ये जीव जंतु। लेकिन इसी प्रकार जो संकटग्रस्त सुभेद दुर्लभ जानवर है, इनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन ये भी लुप्त की श्रेणी में आ जाएंगी। इसके बाद आपका है वन्य जीवन का विनाश। वन्य जीवन का विनाश के बारे में आप पूरी डिटेल से जानते हुए बच्चों की बढ़ती हुई जनसंख्या वन्य जीवन विनाश का कारण है। और क्यों है ये? क्योंकि आदमी ने विकास की दौड़ में अपने रहने के लिए खाद्य पदार्थ और निवास स्थान के लिए जंगलों का सफाया करना शुरू कर दिया, जिनसे इनके सरल स्थल खत्म हो गए हैं और आश्रय स्थल खत्म हो जाने के कारण जीव जंतु भी धरती से खत्म हो रहे हैं। अगला है जीवन रक्षक अधिनियम 1972। इस बढ़ती हुई कमी को देखते हुए सरकार ने जीव जंतुओं पर के मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है, वनों में जंगल काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि हमें आने वाले समय में ये चीजें हमारी पृथ्वी पे से खत्म ना हो जाएं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जैसे देखेगा आपको पहले गांव में जो सपेरे आते थे वो सांप लेकर आते थे, या बंदर का जो मदारी होता था वो बंदर का डांस, भालू का डांस दिखाता था आपको। लेकिन आज के टाइम में क्या आपने कहीं ऐसा देखे कि कोई मदारी या सपेरा सांप को लेकर गया आपको कोई तमाशा दिखाए? और ये सर्कस वगैरह होते थे, उन जीव जंतुओं के जरिए सर्कस में खेल दिखाए जाते थे। लेकिन आज ये अधिनियम बना दिया गया है कि कोई भी किसी जंतु का हरण नहीं कर सकता, यदि करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि हमारे वन्य जीव जंतुओं को बचाया जा सके। आज के समय हम किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचा सकते। अगला आपका टाइगर प्रोजेक्ट। सन 1973 में घटती बांगों और शेर चीतों की संख्या को देखते हुए सरकार बड़ी चिंतित हुई कि ये इसी प्रकार रहा तो ये एक दिन लुप्त श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए सरकार ने 27 बाघ आरक्षण बनाए। उन प्रोजेक्ट 1973 में प्रोजेक्ट शुरू किया। बाघ आरक्षण अधिनियम
1973 शुरू किया। टाइगर प्रोजेक्ट अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। 1973 में शुरू किया था और ये 27 जगह बनाए गए बाघों के निवास स्थल। इसके बाद आरक्षित और संरक्षित वन कौन से होते हैं? आरक्षित वन वे होते हैं जिसका पूर्ण रूप से आरक्षण होता है और उस जंगल में, उस वन में कोई भी निवासी पशु चराने के लिए या लकड़ी काटने के लिए नहीं जा सकता। बल्कि संरक्षित वन वे होते हैं जो सरकार जिनको अपने आरक्षण में तो ले लेती है, लेकिन कुछ शर्तों पर, हिदायतों पर, कुछ नियमों पर, निर्देशों पर इसके अंदर प्रवेश किया जा सकता है या पशुओं को चराया जा सकता है। इसके बाद आपका अगला है बेटा अंगीकृत वन। अंगीकृत वन वे होते हैं जो बड़ी दुर्गम स्थान पर होते हैं, सघन गहरे होते हैं। गहरे और सघन वन जो होते हैं उनको अंगीकृत वन कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है वनों का विस्तार का और वितरण। जो वनों का विस्तार है वो हमारे भारत में लगभग 765 लाख हेक्टेयर भूमि है और वितरण वो असमान है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। यदि हम बात करें हरियाणा पंजाब की तो यहाँ पर 0 के बराबर वन है। यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु की तो यहाँ पर काफी मात्रा में आपको वन मिलेंगे। इसी प्रकार आप ऊपर हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो काफी वन मिलेंगे। तो ये कहने का भाव ये है कि बेटा भारत एक लंबा चौड़ा देश है, एशिया महाद्वीप का, और विभिन्नताओं वाला देश है। इसलिए भिन्न भिन्न परिस्थितियां और वातावरण के कारण, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां और वातावरण के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतु व वन पाए जाते हैं और इनका वनों का विस्तरण है वो सब जगह एक समान नहीं है, सब अलग अलग है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। इसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं हम नेक्स्ट, वनों का ह्रास व हानियां। सीधी सी बात है, वनों का ह्रास क्यों हो रहा है? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की कमियों को पूरा करने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनके निवास स्थानों के लिए, उनकी खाद्य सामग्री को पूरा के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी मांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है और इन अंधाधुंध काटने के कारण वनों का नाश हो रहा है। और हानियां क्या होगी? यदि वनों का नाश हुआ तो हानियां क्या होगी, इसको भी आपको जान लेना चाहिए। यदि वनों का विनाश हो गया तो मानव जाति ही नहीं, पूरी प्राणी जाति ही संकट में ग्रस्त हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है। पौधों से हम ऑक्सीजन लेते हैं, तब हमारे जो जीवन प्राण वायु हमें पौधों से प्राप्त होती है। जंगल नहीं रहेंगे, पौधे नहीं रहेंगे तो हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और दूसरी गैसें ज्यादा हो जाएंगी, जिसके कारण जीवना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि यदि वन नहीं रहे, वन नाश हो गए तो इनकी अनेकों हानियां हैं। जीवन पूर्ण जीव जगत को ही खतरा उठाना पड़ सकता है, पृथ्वी नष्ट होने का खतरा है। तो आपको इसको पूरी डिटेल से बहुत सारी हानियां लिख सकते हैं। इसके बारे में अगला है आपका वनों का संरक्षण। आपको पता है कि जब इतनी हानियां हैं और इतना वनों का नाश हो रहा है तो सरकार को भी इसके संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाए और उठाए जाने चाहिए। कई अधिनियम बनाए जीव जंतु को बचाने के लिए। अधिनियम 1900 जब टाइगर प्रोजेक्ट 1973 बनाया, तो वहीं वन्य जीव जंतुओं की रक्षा के लिए एक्ट अधिनियम 1972 और 73 बनाए, पास किए गए और किसी जीव जंतु हत्या करना कानूनी अपराध माना गया। ये सब क्यों किए गए? ताकि वनों का संरक्षण किया जा सके। वनों के संरक्षण के लिए आरक्षित, संरक्षित और अंगीकृत वन जैसे भागों में है, इसीलिए बांटा गया। लेकिन कुछ और भी उपाय करके सरकार इसको बांट सकती है कि लोगों में, पब्लिक में पौधारोपण की भावना पैदा करके, राष्ट्रीय उत्सवों में पौधारोपण से जोड़ करके, लोगों को पौधे लगाने के लिए जागरूक करके भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करके इस ओर बढ़ाया जा सकता है ताकि आने वाली समस्याओं से जूझा जा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो चैप्टर है आपका सेकंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, इस चैप्टर में जो मुख्य मुख्य बातें इसमें दिखाई दी, वे बातें हमने सार के रूप में आपके सामने पेश की हैं। इनको आपने अच्छी तरह से याद करना, समझना है। इनको समझ लिया तो आपको 100% सभी क्लियर हो जाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।